अब हम डिस्कस करते हैं आपका रेफ्रिजरेटर। ओके, कार्नोट साइकिल एज रेफ्रिजरेटर। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि आपका जो हीट इंजन है वो क्या होता है। ओके, और कार्नोट जो हीट इंजन था हमने उसके लिए वर्क डन फाइंड आउट किया, फिर उसके लिए हमने जो इफ़िशियंसी था वो फाइंड आउट किया। ओके, और हमने हीट को वर्क डन में चेंज किया। ओके, और एक हमने कार्नोट साइकिल डिस्कस किया था कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर ए पॉइंट था और यहाँ से कुछ इस तरीके से बी पॉइंट तक आता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन से, उसी तरीके से एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और यहाँ पर रिवर्सिबल आता था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन डी पॉइंट पे, और यहाँ से फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन आता था डी पॉइंट से ए पॉइंट तक। सो ये साइकिल जो है ये कुछ इस डायरेक्शन में निकल के आता था, कुछ ऐसे ही साइकिल चलता रहता था और किसी भी तरीके का इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं था। और यहाँ पर हमने वर्क डन भी फाइंड आउट किया था। W इज इक्वल टू क्या आया, Q1 माइनस Q2। ओके, और नीटा इज इक्वल टू हमारे पास आया था 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, या फिर इसको 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, ये लिख सकते हो आप। ओके, उसी तरीके से Q1 Q2 जो था वो आपका क्या था, हीट जो हमारा आया था इस कंडीशन में, Q1 जो है वो आपका यहाँ पर रिलीज होता है, वर्क डन यहाँ पर जो होता है ना उसके इक्वल आता है, और यहाँ पर जो हीट जो थी जो आप सिंक करते हो, ओके, Q2 हीट, वो आपका वर्क डन का इक्वल था यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस में। ओके, सो ये कुछ हमने अभी तक किया है। ओके, और हमने किया क्या कि ये जो साइकिल एक्सप्लेन किया था इसको हमने कार्नोट साइकिल बोला। ओके, और हमने इसकी हेल्प से चेक किया कि आप क्या कर सकते हो, इस साइकिल से हीट को वर्क डन में चेंज कर सकते हो। ओके, बट अब हमारे पास एक क्वेश्चन अभी तक रह जाता है कि क्या हम एक कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक हीट का ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, सो उसका आंसर हमें यहाँ से कार्नोट साइकिल से मिलता है कि सपोज हम ये जो प्रोसेस है इसको उल्टा कर देते हैं। कैसे कि यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा था कि ए और बी में सिस्टम हमको वर्क करके देगा। ओके, और कुछ इस तरीके से जो W था वो आपका पॉजिटिव आ गया था जब आप टोटल वर्क डन कैलकुलेट करते हो। अब सपोज इस प्रोसेस को हम क्या कर देते हैं, कुछ इस तरीके से कर देते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, कि अब ये यहां से स्टार्ट होगा, A से D में जाएगा, D से C में जाता है, और C से B में, और B से A में, कुछ इस तरीके का रिवर्सिबल हमने इसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ओके, अब रिवर्सिबल करने से जो आपका कार्नोट इंजन था वो आपका कार्नोट रेफ्रिजरेटर में चेंज हो जाता है। और यहां से देखिए, यहां से हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि देखिए A टू D में आया, अब D टू C में जाएगा, तब क्या होगा, ये हीट एब्जॉर्व कितना कर रहा है, बिकॉज आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या करता है, हीट एब्जॉर्व करता है ना। सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ये हीट एब्जॉर्व करेगा Q2। ओके, और ये हीट सिंक कर रहा है Q1। ओके, इट मींस ये क्या कर रहा है, हीट को आपके जो कोल्ड रिजर्वायर था वहां से एक्सट्रैक्ट करके और आपका सिंक कर रहा है जहां पर आपका हॉट रिजर्वायर है वहां पर। सो एक तरीके से जो हीट का फ्लो है वो रिवर्सिबल डायरेक्शन में हमने कर दिया है यहां पर। ओके, अगर आप देख पा रहे हो। ओके, अब देखिए एक्सप्रेशन किस तरीके से चेंज हो जाएंगे। ओके, अब यहां से देखिए कि जो वर्क डन था इस केस में, कि जो पिछले वाले केस में वर्क डन हमें सिस्टम हमें करके दे रहा था, बट यहां क्या देखिए कि A टू D, D टू C
और ये कुछ इस तरीके से आता है। तो ए और डी में और बी और सी का जो वर्क डन है एडियाबैटिक प्रोसेस में दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमें पता है। ओके, बट आइसोथर्मल का यहाँ ये जो वर्क डन है माइनस ये वाला वर्क डन होता है। अब यहां से देखिए एरिया अंडर द कर्व अगर चेक करोगे तो वर्क डन बाय द सिस्टम जो कि आपका WDC है वो आपका कम हो जाता है जो हमने वर्क किया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो कि BA लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, इट मींस वर्क डन आपका नेगेटिव होगा इस डायरेक्शन में। ओके, सो हम क्या करते हैं कि वर्क डन का एक्सप्रेशन Q1 माइनस Q2 है ना, इसको हम Q2 माइनस Q1 तो कर ही नहीं सकते, हमें पता है, बिकॉज Q1 का वैल्यू आपका क्या होगा, ज्यादा होगा Q2 से। सो हम वर्क डन को सिर्फ ऐसे कह सकते हैं कि वर्क डन हमें करना पड़ेगा, यहां पर आपको नेगेटिव साइन नहीं लगाना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, बट हम ये कहेंगे पहले हमें वर्क डन मिल रहा था सिस्टम से हीट इंजन में, बट रेफ्रिजरेटर के केस में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, सो ये चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर। ओके, सो ये जो प्रोसेस है, कार्नोट इंजन जब रिवर्सिबल डायरेक्शन में वर्क करता है तो वो आपका क्या बन जाता है, रेफ्रिजरेटर बन जाता है। ओके, सो ये देखिए इसका वर्किंग अगर हम समझना चाहें तो वो देखिए कैसे वर्क करता है। ओके, बिकॉज हमें पता है जो घरों में रेफ्रिजरेटर होते हैं हमारे, उन रेफ्रिजरेटर में यही प्रोसेस फॉलो होता है, बिकॉज हमने चेक किया कि हीट इंजन को हमने जो कार्नोट साइकिल था उससे हमने एक्सप्लेन किया। सो रेफ्रिजरेटर को रिवर्स कार्नोट साइकिल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज आइडियल कार्नोट इंजन या फिर आइडियल कार्नोट जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो पॉसिबल ही नहीं होता है। सिर्फ हमें ये समझा सकता है प्रोसीजर कि क्या प्रोसीजर होता होगा। ओके, सो यहां से देखिए कि प्रोसेस देखते हैं सबसे पहले। ओके, कि हमारे जो रेफ्रिजरेटर हैं उनके अंदर क्या प्रोसेस होती होगी। अब यहाँ पे बात आती है जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या लेना पड़ेगा। ओके, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, वर्किंग सब्सटेंस किस तरीके का होना चाहिए, बिकॉज पहले हम वर्किंग सब्सटेंस ऐसा ले रहे थे जो हीट जनरेट कर सके। ओके, या फिर आप बोल सकते हो कि हम आइडियल गैस लेके चल रहे थे। ओके, अब हमें क्या लेके चलना पड़ेगा वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले इसके जो ब्रीफली इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं हम। ओके, सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि हमने यहां पर देखिए साइकिल तो बना दिया, उसको रिवर्स कर दिया। ओके, सो अब ये रेफ्रिजरेटर में चेंज कैसे होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कैसे चेंज हो गया है। ओके, सो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। ओके, सो बहुत बार होता है कि आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, बिकॉज रिवर्सिबल डायरेक्शन करने से कैसे ये रेफ्रिजरेटर में चेंज हो गया। ओके, सो इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, और ये तो आपका इंजन के केस का है वैसे। ओके, ये इफिशियंसी यहाँ नहीं आएगा, इफिशियंसी नहीं आएगा यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या आएगा। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर था कि क्या आपका जो हीट इंजन है उस केस में होता है। ओके, सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कर्व से रिलेटेड देखते हैं कि रिवर्सिबल डायरेक्शन करने से कैसे ये रेफ्रिजरेटर में चेंज हो गया। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि प्रोसेस A to D में जो है वो आपका क्या है, वो आपका है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, है ना। ओके, और यहां से आपको पता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या करता है, किसी भी तरीके का हीट एक्सचेंज नहीं होता है यहाँ पर। सो नॉर्मली जो वर्क डन है आपका W वो सपोज AD था। ओके, और वो कुछ अमाउंट आएगा हमारे पास और वो नेगेटिव इक्वल टू चेंज इन आपका इंटरनल एनर्जी होगा। ओके, अब ये यहां पर वर्क डन आ जाता है। सेकंड प्रोसेस कंसिडर करते हैं। ओके, और देखिए कि आपका जो कार्नोट साइकिल होता है वो रिवर्सिबल होता है, आप उसको रिवर्स कर सकते हो, इसीलिए हम यहाँ पर रिवर्स कर रहे हैं। हर प्रोसेस को आप रिवर्सिबल नहीं कर सकते। ओके, सो तभी हमने रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर किया था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो आपका प्रोसेस है वो कंसिडर किया था। ओके, सो यहां से देखिए D to C क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ओके, कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है उसके अंदर क्या होता है,
हीट इज एब्जॉर्ब्ड, कि आपका चाहे कौन सा भी आइसोथर्मल प्रोसेस हो उसमें हीट आपका एब्जॉर्ब जरूर होगा। और यहां पर हीट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, Q2। ओके, Q2 आपने हीट एब्जॉर्ब किया। ओके, और क्या किया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया आपने नॉर्मली। ओके, सो इस केस में जो वर्क डन है वो आपका Q2 के इक्वल ही हो जाता है कि कितना आपने हीट वहां से लिया। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि थर्ड जो है वो आपका C2B है, और ये आपका क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है, AD इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा U आएगा, बट सॉरी यहां पर AD नहीं होगा, यहां पर CB है, और ये इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ W AD के। ओके, बिकॉज ये हर प्रोसेस में होगा, इक्वल आता है दोनों में, हमने पहले भी चेक किया था। ओके, और यहाँ का जो टेम्परेचर था वो हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ का टेम्परेचर आपका T2 रहता है, यहाँ का टेम्परेचर T1 रहता है। ओके, और इस प्रोसेस में कंप्लीट सेम रहेगा और यहाँ भी कंप्लीट सेम रहेगा। ओके, सो आप कह सकते हो कि यहाँ जो टेम्परेचर है ये आपका क्या रहता है, ये आपका T1 टू T2 में चेंज हो जाता है। ओके, और इस केस में आपका T2 रहता है टेम्परेचर T2, और एडियाबैटिक कंप्रेशन में आपका T2 टू T1 हो जाता है। ओके, और देखिए हम वर्क डन, टोटल वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ओके, और हमें यहाँ से दिख ही रहा है कि ये वाला जो वर्क डन है इसके अपोजिट है, इट मीन्स इनका तो किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए वर्क डन के अंदर, सो ओनली आइसोथर्मल प्रोसेस का होगा। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं क्या, B2A, और B2A के अंदर क्या है आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। ओके, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और यहां से हमेशा क्या होती है कि आप किसी गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस करते हो तो हमेशा हीट क्या करता है, बिकॉज बाहर फ्लो कर सकता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर आपका T1 हो गया तो यहां पर आपका T1 टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और हीट आपकी क्या होगी, एमिट होगी। ओके, हीट इज इजेक्टेड, हीट आप हमेशा उसके अंदर इजेक्ट करोगे, और कितना करोगे, Q1 हीट हम वहां पर इजेक्ट कर रहे हैं। ओके, Q1 जो हीट है वो आपकी वर्क डन के इक्वल होगी, बिकॉज इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या है आपका जीरो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। यहाँ पर हमने लिखा नहीं था कि डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर भी आपका डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो है। ओके, सो ये कंडीशंस है। ओके, ये तो बात आ जाती है कि आपने हीट कितना एब्जॉर्ब किया और कितना आपने इजेक्ट किया। ओके, अब हमें पता है इसका T1 टेम्परेचर है और इसका T2 टेम्परेचर है। ओके, हमने क्या किया कि आपका जो इस कंडीशन में T1 टेम्परेचर था, और यहां पर देखिए कि यहां पर हमने क्या किया कि Q2 हीट कहां से हमने एब्जॉर्ब किया, हीट हमने एब्जॉर्ब किया है, Q2 अमाउंट है, T2 टेम्परेचर से एब्जॉर्ब किया है। ओके, अब यहां से देखिए हमने उसको क्या किया है, इजेक्ट किया है T1 टेम्परेचर पर। ओके, इट मींस अगर मैं इसका सिस्टमैटिक डायग्राम बनाऊं तो देखिए किस तरीके से होगा। रेफ्रिजरेटर कुछ आपका इस तरीके से होगा कि ये आपका हॉट रिजर्वायर है। ओके, T1 टेम्परेचर पर होगा, और यहां पर आपका क्या है, कोल्ड रिजर्वायर है, ये आपका T2 टेम्परेचर पर होगा, और आपको पता है T1 हमेशा बड़ा होगा T2 से। ओके, और यहां पर हमें यहां पर एक मशीन लगा रहे हैं जो कि क्या है, रेफ्रिजरेटर है, तो R से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, सो ये क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब कहां से करता है, यहां से, कौन सा है, ये अगर चेक करूं तो T2 टेम्परेचर वाला रिजर्वायर है, यहां से क्या करेगा, Q2 अमाउंट का हीट एब्जॉर्ब करेगा और इसको रेडिएट करेगा या फिर इजेक्ट करेगा यहां पर Q1 अमाउंट में, जो कि हम चेक कर पा रहे हैं Q1 अमाउंट है वो क्या कर रहा है, इसमें इजेक्ट कर रहा है। ओके,
अब ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली नहीं होगी, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अब देखिए वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये आप कैसे डिसाइड करोगे। ये जो कर्व है इसको ध्यान से चेक कीजिए। वर्क डन में ए डी का और बी सी का किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बिकॉज हमें पता है वर्क डन दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट यहां से देखिए हमने चेक किया था वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। ओके, सबसे पहले देखिए कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है, यहां से कंसिडर करो वर्क डन बाय द सिस्टम कौन सा होगा, सिस्टम वर्क कौन सा करेगा, एक्सपेंशन में ही तो करता है। यहां से W जो W इज इक्वल टू Q2 जो है वो इसके इक्वल है। ओके ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होगा, देखिए ये वाला जो अमाउंट है एरिया अंडर द कर्व, ये जो है ये आपका हीट हमें किसमें मिला, एनर्जी किसमें मिला, वर्क डन किसमें मिला, आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। ओके, जो वर्क डन हमें सिस्टम ने करके दिया वो है ये। ओके, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना है, देखिए W इज इक्वल टू Q1। क्यों, बिकॉज यहां से देखिए कि एरिया अंडर द कर्व ए बी के अंडर में कितना एरिया आ रहा है, ये एरिया। सो आपको क्लियरली दिख ही रहा है कि एरिया बड़ा कौन सा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। इट मीन्स आपका जो वर्क डन है, जो W इक्विवेलेंट है वो इज इक्वल टू नेगेटिव होगा। ओके, वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। इट मीन्स वर्क डन आप क्या करोगे, नेगेटिव वर्क डन का मतलब है कि आपको सिस्टम के ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, न कि सिस्टम आपको वर्क डन करके देगा। ओके, अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप ऐसे बोलो कि वर्क डन हमें मिल रहा है, कितना मिलेगा, नेगेटिव। नेगेटिव इट मीन्स W इज इक्वल टू होता क्या है, W इज इक्वल टू यहां से देखिए, यहां से आप क्या करोगे Q1 माइनस Q2 ना। ओके, और इसको नेगेटिव करना पड़ेगा हमें। सो इट मीन्स W इज इक्वल टू क्या है, Q2 माइनस Q1। वर्क डन हमें करके दे रहा है। बट अगर आप इसको साइन को अंदर की तरफ कर दो, इट मीन्स वर्क डन हम कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सिर्फ आपको नेगेटिव साइन लगाना का जरूरत नहीं है फिर, बिकॉज हम वर्क कर रहे हैं, तो अपना ऐसे लिखोगे Q1 माइनस Q2। ओके, सो Q1 माइनस Q2 हमने वर्क किया, और Q2 इसने क्या किया, एब्जॉर्व कर गया, और Q1 इसने क्या किया, इजेक्ट किया। सो इस तरीके से जो सिस्टमैटिक डायग्राम है आपका रेफ्रिजरेटर के लिए वो हो जाता है। ओके, अब हमें कंप्लीटली समझ में आ गया कि कैसे आप कार्नोट साइकिल को रिवर्सिबल करके कैसे आप एक रेफ्रिजरेटर डिजाइन कर सकते हो। बिकॉज हमें पता है यहाँ पर हमें वर्क डन तो करना पड़ रहा है, बट हम यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं कि आप हीट को कोल्ड रिजर्वायर से लेके हॉट में कर रहे हो। इट मीन्स आपका जो कोल्ड रिजर्वायर है वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा कोल्ड होता जाएगा धीरे धीरे। ओके, सो इस तरीके से इस प्रोसेस का हम यूज़ कहाँ करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में करते हैं, कि कोल्ड रिजर्वायर हमारा जो इंटीरियर है फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का, वो होता है। ओके, और वहाँ से हम हीट एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। और ये जो हॉट रिजर्वायर है ये कौन सा होगा, बिकॉज अंदर इंटीरियर कोल्ड हो गया तो बाहर वाला इन्वायरमेंट आपका कोल्ड रिजर्वायर हो जाता है। ओके, हॉट रिजर्वायर हो जाता है T1 टेम्परेचर से बाहर वाला। ओके, सो इसकी वजह से क्या होगा, आप यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करोगे इंटीरियर से, और इन्वायरमेंट में आप उसको क्या कर दोगे, इजेक्ट कर दोगे, जिससे आपका जो इंटीरियर है वो आपका और ज़्यादा कोल्ड होता जाएगा। सो इस तरीके से आपका रेफ्रिजरेटर काम करता है। और उसका जो वर्किंग प्रोसेस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसमें पिस्टन वगैरह लगा होता है, क्या होता है, क्या वर्किंग सब्सटेंस होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी तक यहां पर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि रिवर्सिबल करने से कैसे आपका रेफ्रिजरेटर बना। ओके, और यहां पर आपको दो इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमेशा हीट है वो एब्जॉर्ब होती है, और आइसोथर्मल कंप्रेशर में हमेशा हीट जो है वो इजेक्ट होती है। ओके, सो इन्हीं दो बेसिस पर हमने
कहा कि आपका हीट जो है कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर में जा रहा है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इसका जो रेफ्रिजरेटर का वर्किंग प्रोसेस है वो। हमने हीट इंजन में डिस्कस किया था कि हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या होता था। ओके, उससे डिसाइड करते थे कि कितना एफिशिएंट आपका इंजन वर्क करता है। ओके, अब रेफ्रिजरेटर के लिए भी किसी तरीके का आपका जो एफिशिएंसी है वो होना चाहिए। ओके, सो इसके लिए एफिशिएंसी वर्ड न यूज़ करके हम परफॉर्मेंस जो वर्ड है उसको यूज़ करेंगे, बिकॉज दोनों जो टर्म्स हैं हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जो आपका परफॉर्मेंस है और जो आपका एफिशिएंसी है उसके अंदर। सो किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन न हो एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर में और एफिशिएंसी ऑफ इंजन में। इसके लिए इसको अलग नाम दिया गया, क्या कि परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, या फिर बोल सकते हो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, अब देखिए हमने जो आपका हीट इंजन था उसमें क्या डिस्कस किया था कि नीटा जो है कोफिशिएंट जो है वो आपका कितना होता है कि आप वर्क डन कितना कर रहे हो डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब। सो यहाँ पे हमने क्या किया था Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 करके, और यहाँ पर 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 किया है। ओके, अब जो परफॉर्मेंस है उसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और हम नॉर्मली करते क्या है कि आपको आउटपुट कितना मिल रहा है डिवाइड बाय इनपुट कितना है। ओके, इट मीन्स हीट में, इसमें भी हीट इंजन में भी हमने ऐसा ही किया था कि आउटपुट कितना मिल रहा है डिवाइडेड बाय इनपुट कितना है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि इनपुट, आउटपुट आपका कितना है, आउटपुट कितना है कि आप Q2 हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, यही तो आउटपुट है। इनपुट क्या है Q1 माइनस Q2, आप वर्क डन कर रहे हो उसके ऊपर। सो परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से होगी कि आप आउटपुट मिल रहा है डिवाइडेड बाय जो आप इनपुट लगा रहे हो, जो वर्क डन है वो आपका, इस तरीके से आपका जो परफॉर्मेंस है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमें पता है कि हीट इंजन जो कि कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन और कार्नोट रेफ्रिजरेटर सेम ही हैं, सिर्फ क्या है आपका जो साइकिल है वो ही अपोजिट है और सारी चीज़ें सेम है। इट मीन्स एक्सप्रेशन होंगे हर स्टेप में वो भी आपके सेम होंगे, सिर्फ साइन में डिफरेंस आएगा। ओके, इट मीन्स जो रिलेशन हमने चेक किया था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और हमने कहा था कि Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2, कुछ इस तरीके का रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था ना। ओके, इट मीन्स ये भी यहाँ पर भी फॉलो होगा, अगर हीट इंजन में फॉलो होता है तो यहाँ पर भी होगा, बिकॉज साइकिल तो सेम ही है ना। सो यहाँ से देखिए कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से अगर आप लिखोगे तो Q इज इक्वल टू KT लिख सकते हो। ओके, Q1 इज इक्वल टू KT1 लिख सकते हो, Q2 इज इक्वल टू KT2 लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से होगा ना। सो अगर आप इनका वैल्यू पुट करोगे तो आपका K जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, कुछ इस तरीके से हमें रिलेशन मिलेगा। ओके, सो ये जो है ये आपका क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है। ओके, अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो इफिशियंसी है उसका हमने एक कंडीशन चेक किया था कि आपका जो नीटा है वो आपका हमेशा छोटा होगा 1 से, इंजन का इफिशियंसी है वो 1 से छोटा होगा हमेशा। इट मीन्स 100% इफिशियंसी कभी भी नहीं हो सकता आपकी इंजन का। उसी तरीके से क्या कोई कंडीशन निकल सकती है आपके जो परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेटर की उसके लिए। ओके, सो यहाँ से चेक कीजिए, इसको थोड़ा सोल्व करें तो T2 का डिवाइड कीजिए 1 डिवाइडेड बाई T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस 1। ओके, यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि T1 जो है हमें पता है ऑलवेज ग्रेटर देन T2, इट मीन्स T1 डिवाइडेड बाई T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, इट मीन्स ये क्वांटिटी 1 से ज़्यादा हो गई, इट मीन्स क्या है, ये जो वैल्यू है T1 डिवाइडेड बाई T2 ये हो सकता है 1.5 हो और हो सकता है ये 4.5 हो। ओके,
इन्फिनिटी नहीं जा सकता बिकॉज T2 है वो आपका जीरो नहीं हो सकता, या फिर बोल सकते हो T1 इन्फिनिटी नहीं हो सकता, बट हम कह सकते हैं कि हाँ एक से बड़ा वैल्यू ही होगा इसका। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि सपोज आपका 1.5 है, सेकंड कंडीशन में आपका 4.5 है, तो इस कंडीशन में देखिए कितना होगा आपका जो ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए यहां से मैंने वैल्यू पुट किया Q1 डिवाइडेड बाई Q2, T1 डिवाइडेड बाई T2, सो यहां से 1.5 माइनस 1 ये आपका 0.5 हो जाता है, इट मीन्स ओमेगा आपको 2 यूनिट मिला। ओके, और इस कंडीशन में हमारे पास देखिए क्या मिला, 4.5 है तो 4.5 माइनस 1 3.5, सो ये हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई 3.5, या फिर बोल सकते हो 7 डिवाइडेड बाई 2 या 2 डिवाइडेड बाई 7। ओके, सो यहां से दोनों कंडीशन से क्या कह सकते हैं, ये ओमेगा जो है जो भी आएगा वो आपका लेस देन 1 है। ओके, और ये ओमेगा जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ओके, इट मीन्स हम यहां से किसी भी तरीके की कंडीशन नहीं निकाल सकते ओमेगा के लिए, बट हमें पता है कि T1 डिवाइडेड बाई T2 हमेशा एक से बड़ा होगा। इट मीन्स क्या है, यहां से कंडीशन क्या निकल के आई कि ओमेगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव। सो ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी परफॉर्मेंस की किसी भी रेफ्रिजरेटर की, ओके, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाती है। ओके, इट मीन्स ओमेगा है उसके लिए किसी भी तरीके का कंडीशन तो नहीं है, बट ये पॉजिटिव होगी। बट हमें चेक किया था कि इंजन की जो इफिशियंसी है वो आपकी लेस देन 1 होती है और पॉजिटिव तो होगी। ओके, सो इस तरीके से जो आपका परफॉर्मेंस है वो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर दिया है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर किस तरीके से जो साइकिल है, ये जो साइकिल जो था वो किस तरीके से फॉलो होगा, कैसे क्या प्रोसेस होती है। जैसे हमने चेक किया था इंजन में कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में पिस्टन जो है वो आपका वर्क डन करता है। ओके, उस तरीके से फिर उसको क्या करते थे, आइसोलेट करते थे, फिर उसको सिंक से कनेक्ट करते थे। ओके, सो वो जो चीज़ें हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। सो अब हम डिस्कस करते हैं इसका जो वर्किंग है वो। इसमें भी 4 स्टेज होंगे बिकॉज 4 स्टेज में साइकिल कंप्लीट होता है। ओके, सपोज ये हमारा क्या है, हॉट रिजर्वायर है T1, उसी तरीके से ये कोल्ड रिजर्वायर हो जाता है T2। ओके, और T1 T2 अब देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा कि यहां पर जो गैस यूज होती है रेफ्रिजरेटर में उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। अगर हम वर्किंग सब्सटेंस चेक करें, नॉर्मली जो आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है वो पहले CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो यूज की जाती थी, बट अभी तो हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स आ गए। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है इंपॉर्टेंट, कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है शुड बी वेरी लो। इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसका बहुत लो होना चाहिए, इसका -29 डिग्री सेल्सियस होता है। डिस्कस करेंगे कि ऐसी कंडीशन हमें क्यों चाहिए। ओके, सो इसमें सबसे पहले होगा कि आपका जो सब्सटेंस है वो यहां पर है। ओके, यहां पर आपका CFC होगा। ओके, सो हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं। आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है कहां पर, जो T1 टेम्परेचर है, इट मीन्स इन्वायरमेंट में। फ्रिज का अगर हम पार्ट देखें तो इंटीरियर होगा, एक एक्सटीरियर होगा। सो इंटीरियर जो है वो आपका ये है। ओके, और ये आपका जो एक्सटीरियर है वो है, ये आपका इन्वायरमेंट जो है वो होगा। ओके, सो अब देखिए फ्रिज के बाहर क्या है, हम उस गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। ओके, अब जैसे ही किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या करेगा, हीट यहां पर आपका मूव कर जाता है। कितना हीट करेगा, Q1 हीट। ओके, सो एक तरीके से हीट क्या करेगा, रेडिएट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही Q1 हीट आपका बाहर चला गया, अब इसको हम थोड़ा आइसोलेट करेंगे।
सो ये आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन आ जाता है, बिकॉज पिस्टन का जो इनर्शिया है उसकी वजह से फिर भी कंप्रेशन वापस आता है, तो ये आपका क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाता है, बट किसी भी तरीके का हीट एक्सचेंज नहीं होता है। अब देखिए, अब जैसे ही इसको T2 के कांटेक्ट में करते हैं, ओके, और इसको फ्रीली एक्सपेंड होने देते हैं, ओके, अब देखिए कि फ्रीली एक्सपेंड करेगा तो इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा, ओके। अब अगर इसका टेम्परेचर इसके कंपेयर में ज्यादा है तो T2 यहां से T2 से क्या करेगा, हीट यहां पर आएगा, कितना अमाउंट ऑफ हीट, Q2 हीट क्या जाएगा, इंटीरियर से उस गैस के अंदर चला जाएगा, ओके। अब ये जैसे ही गैस एक्सपेंड किया, जो आपका इसका टेम्परेचर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा नॉर्मली, और इसका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर बोल सकते हो दोनों बैलेंस कंडीशन में होंगे, ओके। अब देखिए यहां से इसने हीट लेने के बाद इसको वापस आइसोलेट करते हैं, ओके। सो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है, बट इनर्शिया की वजह से फिर से क्या हो जाता है, इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो मोशन है पिस्टन का वो होता रहता है, ओके। सो ये आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो जाता है। सो सेम उसी तरीके से प्रोसेस होता है जैसे आपके इंजन के केस में होता है, बट रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल साइकिल चलेंगे, ओके। सो इस तरीके से जो रेफ्रिजरेटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल हो जाता है कि उसके अंदर CFC होती है, ओके, और जो आपका बाहर का पार्ट है इन्वायरमेंट में, उधर एक कंप्रेशर लगा होता है, ओके। सो वो क्या करता है, CFC को कंप्रेस करता है वहां पर, और जो उसकी कंप्रेशन की वजह से जो हीट जनरेट हुई है वो इन्वायरमेंट में चली जाती है। फिर जो आपकी CFC है उसको क्या किया जाता है, जो इंटीरियर है उसके अंदर उसको भेजा जाता है, और वो क्या करेगी, फ्रीली एक्सपेंड करती है इंटीरियर में, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है इंटीरियर का वो क्या है, आपका डिक्रीज करेगा, बिकॉज जो गैस है वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगी इंटीरियर में, फिर उसको वापस हम बाहर लेके आ गए, ओके, जो कि वेपराइज कंडीशन में आ गए, फिर उसको वापस कंप्रेस करेंगे। सो इस तरीके से जो आपका प्रोसेस है वो एक कंप्लीट साइकिल में रिपीट होता रहता है, ओके। अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि आप ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये सब्सटेंस का कम क्यों होना चाहिए, बिकॉज जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो कितने टेम्परेचर के बीच में कम करता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका ये 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करता है, बिकॉज एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से होता है नॉर्मली, ओके। और आपका जो इंटीरियर है फ्रिज वो -10 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करता है। सो आपका जो सब्सटेंस जैसे ही उसके इंटीरियर में जाएगा फ्रिज के, तो वो क्या होना चाहिए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन उसके अंदर होना चाहिए, और एक्सपेंशन तभी हो सकता है जब आपका जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इस टेम्परेचर से क्या हो, कम हो, ओके। इट मीन्स कि आपका जो गैस है वो एक्सपेंड तभी करेगा जब आपका जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है T2 टेम्परेचर से क्या हो, कम हो, ओके। इट मीन्स ये टेम्परेचर अगर इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये गैस तभी एक्सपेंड होगी जब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम होगा, ओके। सो आप कंटिन्यूसली क्या कर सकते हो, हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो यहाँ से, ओके। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है हमारे पास, थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, ओके। थर्मल पॉल्यूशन होता है कि आप यहां से देखिए, आप क्या कर रहे हो कि आप कोल्ड बॉडी से टेम्परेचर हीट एनर्जी लेके आप क्या कर रहे हो, हॉट रिजर्वायर में क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, ओके। सो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, नेचर के ओपोजिट है। इट मीन्स इसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होना चाहिए इन्वायरमेंट के ऊपर, ओके। सो जो हीट हमने इन्वायरमेंट के अंदर डाली है वो जो हीट है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, ओके, और उसको हम बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन, ओके। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपके जो ओजोन लेयर है उसको भी डैमेज करता है, और जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है आपका ये, ओके। सो हमें क्या है, ऐसी जो प्रोसेसर्स हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह हैं, जो आपके इंजन्स हैं, उनका कम यूज़ करना चाहिए, बट डेली लाइफ में ये क्या है हमारे यूज़ होते हैं, इसलिए क्या है जो आपका थर्मल पॉल्यूशन है उनके लिए सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके। और आपका जो हमने रेफ्रिजरेटर यूज़ किया है, सेम यही प्रोसीजर आपका एयर कंडीशन में होता है कि एयर कंडीशंस में सिर्फ आपका क्या है, जो रूम है वो आपका इंटीरियर का काम करता है और एक्सटीरियर है वो आपका क्या है,
इन्वायरमेंट है। ओके, अब यहाँ पे आप क्या है कि इसका विंटर्स में भी यूज़ कर सकते हो रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। कैसे कि आप सिर्फ क्या कर दो, रेफ्रिजरेटर को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, जिसकी वजह से क्या है वो हीट आपका एब्जॉर्व करेगा एनवायरनमेंट से और आपके रूम के अंदर क्या करेगा, वो उसको इजेक्ट करेगा। सो जिससे क्या है रूम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ओके, सो इस तरीके से आप इसको रिवर्सिबल डायरेक्शन में भी यूज़ कर सकते हो। जिस तरीके से आपका जो एयर कंडीशन है वो आपका रूम का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो वो यही प्रोसेस है, सिर्फ क्या है उसके अंदर रिवर्स हो जाता है आपका प्रोसेस। ओके, सो इस तरीके से जो आपका कंप्लीट एनालिसिस था आपके रेफ्रिजरेटर का या फिर बोल सकते हो एयर कंडीशनर का, ओके, जो कि कार्नोट साइकिल को फॉलो करता है, वो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर दिया है कि उसका परफॉर्मेंस क्या होता है। ओके, और किस तरीके से हमें उस पर ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, कितना अमाउंट वो एब्जॉर्व करता है, कितना वो इजेक्ट करता है। ओके, सो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। ओके।